22 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त रहा था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी, पैरों में हवाई चप्पल, ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी, सफेद रंग की शर्ट थी जो प्रिंटेड थी। उसके हल्के हाथों में, यानी कि उसके जो हल्का हाथ था, उल्टा हाथ था उसका, लेफ्ट साइड में उसके थैला लगा हुआ था। राइट साइड में इस तरह के कुछ कागज थे, वो उन्हें लेकर के बस चला जा रहा था। रास्ते में एक दो महिला पुलिस कर्मी उसमें उसे मिली थी। वो शायद उसे देखकर एक फरियादी समझती हैं। वो फरियादी इसलिए समझती हैं कि हो सकता है फरियाद लेकर ही आया है, और वो सीधा पहुंच जाता है लखीमपुर के डीएम कार्यालय में। जहां वो पहुंचता है तो बड़ी संख्या में वहां अधिकारी बैठे हुए हैं। अब चाहे सीडीओ हो, एसडीएम हो या फिर बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे। इसी बीच में किसी की नजर पड़ जाती है उस लड़के पर, तो उस लड़के से पूछा जाता है कि भैया क्या बात है, किस काम से आए हो। क्या कहता है कि साहब इस थैले के अंदर ना मेरा बेटा है, बेटे की लाश रखी हुई है, बस मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हाथ जोड़ते हुए रो रहा था, रोते रोते कहता है कि साहब मेरा जो बच्चा है ना उसको जिंदा कर दो आप, बस मैं बच्चे को जिंदा करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी आवाज उस हॉल के अंदर जिसमें सारे अधिकारी बैठे हुए थे उसमें बहुत तेजी के साथ में गूंजने लगती है। धीरे से बात कर रहा था, लेकिन वो आवाजें इतना सन्नाटा पसर जाता है कि बहुत दूर तक जो बैठे अधिकारी थे वहां तक भी पहुंच रही थी। दरअसल वो रोते रोते कहता है कि मेरा बच्चा है, मेरी जो पत्नी है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कह रही थी कि बच्चा कैसा है, तो वो उसे कह के आया है, झूठ बोल के आया है कि वो ठीक है, लेकिन फिलहाल मशीन के अंदर रखा हुआ है। ये मशीन के अंदर नहीं है, थैले के अंदर है, देख सकते हो लाश है, बस आप इसे जिंदा कर दीजिए। इतना कहना था कि उस जगह पर बड़े बड़े अधिकारी लोग जो बैठे हुए थे, हड़कंप मच जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जहां तक उसके रोने की आवाजें, सिसकियां पहुंच रही थी, वहां तक सभी अधिकारी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। कई अधिकारियों की आंख में तो आंसू भी आ जाते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार इस गरीब आदमी पर क्या बड़ी मुसीबत आई है। अब हर कोई ये जानना चाह रहा था कि दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था इस 30 साल के लड़के के साथ, जो थैले में अपने बेटे की लाश को लेकर सीधा दफ्तर पहुंच जाता है, वो भी डीएम साहब के आगे। डीएम साहब के आगे जो होता है वो पूरे प्रदेश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर की। जिला लखीमपुर का एक थाना लगता है जिसका नाम है भीरा, और भीरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नौसर जोगी। नौसर जोगी गांव लगता है। ये बात है 20 अगस्त 2025 रात की। एक महिला जिसका नाम रूबी है, उम्र उसकी लगभग 27 साल के आसपास है, वो प्रसव पीड़ा से थोड़ी परेशान हो रही थी, यानी कि जो डिलीवरी पेन थे उनसे परेशान थी। उसको लग रहा था जो दर्द हो रहा है वो असहनीय दर्द हो रहा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको शायद बच्चा होने वाला है। तुरंत ही उसकी छोटी बहन जो होती है वो भी साथ में रह रही थी, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए था। वो अपनी बहन से कहती है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तुम एक काम करो, अपने जीजू से बात कराकर बात मेरी करा दो। वो अपने जीजा यानी कि विपिन के पास जाती है। विपिन गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, उसके पास जाकर कहती है कि जाकर देख लो, दीदी की ज्यादा तबीयत खराब है, वो बहुत परेशान है, तकलीफ से गुजर रही है, तुम्हें बुला रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। विपिन गुप्ता अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, एक काम करो, कहीं ले चलो मुझे, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बड़ा असहनीय दर्द हो रहा था, जिस तरह से डिलीवरी पेन्स होते हैं वो उसे आ रहे थे। जैसे ही रूबी ने अपने पति विपिन से ये बात कही, विपिन ने कहा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, यही पास में जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि कोई हॉस्पिटल है बिजुआ, वहां चलते हैं। वो हॉस्पिटल बिजुआ में रात में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को पता चलता है, डॉक्टरों की टीम आती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी शायद वक्त पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये तकलीफ से गुजर रही है, अभी बच्चा होने में कुछ वक्त बाकी है, और आप एक काम करो, हम इन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, आप लखीमपुर लेकर के इसे चले जाओ, वहां पर दिखा लेना। रात में ही उनको हायर मेडिकल सेंटर यानी कि जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है।
अब विपिन अपने परिवार की एक दो महिलाओं को भी अपने साथ, उसकी पत्नी के साथ लेकर चला आता है। उसका उपचार कराने के लिए सरकारी अस्पताल में वो उसको एडमिट करा देते हैं। एडमिट तो उसने करा दिया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच में जो रूबी की बहन होती है, वो गांव की एक आशा होती है, नाम उसका दीपा था। आशा कार्यकर्ता से कहती है कि दीदी आप ही कुछ रास्ता हमें बता दीजिए, बहन को तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा है नहीं उसे दर्द हो रहा है, आखिरकार हम करें तो क्या करें। परेशानी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे हिसाब से एक महबाबगंज में एक हॉस्पिटल है, नाम उसका गोलदार हॉस्पिटल है, यहाँ पर उसे एडमिट कर देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, सीधी मेरी बात करा देना वहां पर, मैं अपने आप देख लूंगी वहां पर। दीपा आशा कार्यकर्ता है। जैसे उसने बात कही रूबी की बहन से कही, रूबी ने अपने जीजा विपिन से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद यहाँ बहन को कोई आराम नहीं मिल रहा है, लगातार उसकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद परिवार के लोग कहते हैं न मरता क्या ना करता, और वैसे भी गरीब आदमी था, जैसे उपचार कराने के लिए वो किसी भी सूरत से गरीब हो या अमीर हो, जब किसी को तकलीफ होती है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और विपिन भी कुछ ऐसा ही था, एक उम्मीद की जो किरण थी ना, उसको ढूंढने की वो कोशिश कर रहा था। आखिरकार आशा कार्यकर्ता जो होती है वो उनके कहने पर वो यहाँ पर गोलदार हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद जब मरीज को दिखाया जाता है तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं, हुक्मा गुप्ता होती हैं, और साथ ही डॉक्टर मनीष गुप्ता होते हैं। मनीष गुप्ता और जो हुक्मा गुप्ता होती है वो उस मरीज को देखती हैं, यानी कि रूबी को देखती हैं, और देखने के बाद कहती हैं कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इनका जल्दी से इलाज कर देंगे, लेकिन कम से कम जो शुरुआती खर्चा होगा लगभग 25,000 के आसपास का वो खर्चा हो जाएगा। अभी आप कुछ पैसे जमा करा दीजिए 25,000 के आसपास, बाकी हम देख लेंगे। जैसे ही डॉक्टर की तरफ से ये बात कही जाती है, डॉक्टर अब पैसे मांग रहा था, तब विपिन गुप्ता कहता है कि साहब मेरे पास फिलहाल तो 8,000 हैं, आप इलाज शुरू कर दो, मैं सारे के सारे पैसों का इंतजाम तुरंत कर दूंगा, बस आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए, ठीक कर दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पैसों की कोई बात नहीं है, आप पैसों की टेंशन नहीं लेना, मैं पैसे कहीं से भी करूं मैं कर दूंगा, एक एक रुपया चाहे मुझे करके इंतजाम करना पड़े, एक एक रुपया जोड़ना पड़े, मैं कर दूंगा। जैसे रिसेप्शन पे जाता है 6-8 हजार रुपए वहां जमा करा देता है। उसके बाद फिर जो होता है वो उसका इलाज शुरू हो जाता है उसकी वाइफ का। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, यानी कि 12, 13, 15 घंटे के आसपास ही हुए थे। इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों को लगता है कि मरीजों को लगने लगता है कि इसकी स्थिति में कुछ सुधार होने वाला है नहीं, इसलिए एक काम करो, इस मरीज को यहाँ से भगा दो, यानी कि यहाँ से निकाल दो। डॉक्टर ने आदेश दिया था नर्स को, और नर्स जो होता है वो सीधा आदेश देती है। जो मरीज के तमारदार होते हैं, मरीज के साथ में होते हैं, विपिन गुप्ता और उसकी फैमिली के बाकी जो सदस्य होते हैं, उनसे कहते हैं कि इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। वो कहते हैं कि आप कह रहे थे कि इलाज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी फैमिली कहती है, विपिन कहता है आप पैसों के इंतजाम के लिए कह रहे थे, मैंने वो भी कर लिया है, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ। जब बात यहाँ कहा सुनी हो जाती है, बेबी को गुस्सा आ जाता है, आपने कल क्यों नहीं मना करा था, हम कहीं और अच्छी जगह लेके चले जाते हैं। उसका पति कहता है वो नर्स जो आदेश पीछे से सुना रही थी वही आदेश आगे जारी कर दिया, उसने कहा हम इलाज नहीं कर सकते, इसे यहाँ से ले जाओ। उसने कुछ गुस्से भरे लहजे में ऐसा कहा कि परिवार को सिर्फ उम्मीद थी कि यहाँ झगड़े से कोई फायदा नहीं है, अगर हमने झगड़ा करा तो रूबी की तबीयत लगातार बिगड़ सकती है, इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। अब यहाँ से ले जाते हैं एक दूसरे हॉस्पिटल में। दूसरे हॉस्पिटल में जब लेकर के जाया जाता है, इलाज शुरू कराया जाता है, और जैसे ही इलाज शुरू होता है तो इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम इसे कहाँ पर रखे हुए थे, अभी तक क्या तुम पहले नहीं ला सकते थे। डॉक्टर ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया विपिन पर, उसकी फैमिली पर। रूबी के साथ जो तमारदार महिलाएं आई थी, यानी कि उसकी फैमिली से जो आई थी, उनसे भी कहा था कि आपको लाना ही था तो पहले लेके आते। फिर पूरी कहानी सुनाई जाती है कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के गए, फिर जिला अस्पताल ले गए, फिर गोलदार हॉस्पिटल लेके गए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको
शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। कोई ऐसी दवा है जो इसे गलती से लगी है, गलत लगी है, जो बच्चा पेट में है वो मर चुका है। इतना सुनने के बाद जो विपिन गुप्ता होता है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन उसने कहा कि साहब इस बात का मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, आप बस मेरी पत्नी को बचा ही लीजिए। अब डॉक्टर लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आखिरकार उस मरे हुए बच्चे को पेट से निकाला जाता है और निकालने के बाद उस विपिन गुप्ता को यानी कि उसके पति को दे दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब इसी बीच में जब वो बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा था, इसी बीच में उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है। अब अपने जो उसका जो पति होता है उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। वो कहता है जो बच्चा है ना उसको मैंने मशीन में अंदर रखवा दिया है, ठीक है तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं जानती थी जिस बच्चे की बात चल रही है, जिस बच्चे के लिए उसने इतना दर्द सहा है, दरअसल वो बच्चा मर चुका है। वो यहाँ से सर पकड़ के बैठ जाता है उसका पति विपिन गुप्ता। आखिरकार उस बच्चे का वो अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन इसने यहाँ से रास्ता बदल दिया था। वो उसको अंतिम संस्कार करने लेकर जाता है एक थैले में रखकर। पहले कपड़े में उसको लपेटता है, फिर थैले में रखता है। रखने के बाद उसकी हालत भी ऐसी अजीब सी हो रही थी। हवाई चप्पल उसने पहनी हुई थी, ब्लैक रंग की उसने पैंट पहनी हुई थी, साथ ही उसने व्हाइट कलर की शर्ट जो थी वो प्रिंटेड थी और उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। एक कागज पर लिखता है अपनी पूरी दर्दनाक कहानी, अपनी परेशानी वो बयां करता है उस कागज पर और एक हाथ में थैला लेकर सीधा डीएम के ऑफिस पहुंच जाता है, ये बताने के लिए कि साहब मेरे इस मासूम बच्चे को जिंदा कर दो ताकि मैं अपनी पत्नी से बात कर सकूं, बता सकूं कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन वहां पर मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के अंदर तमाम बड़े अधिकारी जिला स्तर के बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। इस थैले वाले व्यक्ति को जब देखा जाता है, उससे जब बातचीत की जाती है, वो रो रो कर अपनी कहानी जब बयां करता है, तो यहाँ बैठे हुए अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सब के सब उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी सीडीओ की तरफ से आदेश जाता है, ऑर्डर जाता है कि यहाँ से सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार होते हैं, साथ ही जो एसडीएम सदर होते हैं अश्वनी कुमार सिंह, अपनी पूरी दलबल के साथ में सीधा उसी गोलदार हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। देखते क्या है, उस हॉस्पिटल का तो नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। तत्काल प्रभाव से जब उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है, उसके जो मरीज थे इसमें फिलहाल एडमिट थे, उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये मामला डीएम तक पहुंचता है। डीएम यहाँ की होती है दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने एडीएम न्यायिक, जिनका नाम अशोक अनिल कुमार होता है, उनसे कहा जाता है कि वो तत्काल प्रभाव से उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, जिस हॉस्पिटल के अंदर रूबी का बच्चा पैदा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। रूबी की खैरियत जानते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो या नहीं हो। उससे पूछा जाता है कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। साथ ही डॉक्टर्स भी मीटिंग करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर लोग ध्यान रखना इस बच्ची का, इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीएम साहिबा ने कहा कि इसके इलाज में चाहे कितने भी रुपए खर्च हो जाए, सबके सब पैसे का इंतजाम डीएम साहिबा करेंगे, इसलिए इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत परेशानी तो हो चुकी थी, जो होना था वो हो चुका था और वो भी भयानक हो चुका था। 7 साल के बाद इस घर में खुशियां आ रही थी, लेकिन वो खुशियां काफूर हो जाती हैं जब बच्चा पेट में ही मर जाता है। अब इस परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो एक्स हो या फिर फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया के, उन सब पर ये बवाल, ये कहानी वायरल होना शुरू हो जाती है। अखबारों ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता दी, बड़ी प्रायोरिटी के साथ इसे प्रकाशित किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मामले को बड़ी चाप से चलाया। मामला अब जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक पहुंचता है, तो वो असल में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं।
जब उन्होंने इस आशा को नोटिस जारी कराया कि आशा के कहने पर इन्होंने अपनी बच्ची को उस हॉस्पिटल में, जिसका नाम रूबी है, उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल में, इनकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, उससे ये कारण पूछा गया कि तुम कारण बताओ, तुमने ये असल में इसको यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों भेजा। बड़ा सोचने वाली बात है कि जब कहीं, खासकर अगर कोई ग्रामीण परिवेश का कोई व्यक्ति हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा और किसी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इनसे पाला अगर पड़ा होगा, तो यहाँ से सीधा वो हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर देते हैं। प्राथमिक वाले ये भेज देते हैं सामुदायिक में, और सामुदायिक वाले भेज देते हैं जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल वाले जो होते हैं वो मेडिकल में भेज देते हैं। सभी मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ मेडिकल में इलाज होता है, ठीक से अगर नहीं होता है तो एम्स जैसी बड़ी संस्था में इलाज कराया जाता है। बाकी जो सरकारी हॉस्पिटलों की जो स्थिति है वो कैसी रहती है उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जबकि हर साल जब बजट पास होता है तो पता चलता है कि इतने लाख करोड़ रुपए हमने जारी कर दिए हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, इसका आउटपुट तो कभी दिखाई ही नहीं देता। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की बात जरूर की जाती है। और आम आदमी जब कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को, पत्नी को खुद, या भाई बहन, माता पिता किसी को भी एडमिट करता है तो उसको हाथ अगर कुछ लगता है तो मौत हाथ लगती है। इसका इलाज ढंग से नहीं हो पाता है, इनका इलाज नहीं हो पाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं तो बड़े लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए तो वहां जगह ही नहीं है। आज इस व्यक्ति की कहानी, विपिन गुप्ता की कहानी हर किसी के मोबाइल में तैर रही है। हर कोई ये बात जानना चाहता है कि आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असली दोस्त है कौन। यदि प्राथमिक और सामुदायिक केंद्र हो या जिला हॉस्पिटल हो, वहां पर अगर मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिले तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश ही क्यों करेगा। ये तो सिर्फ मजबूरी में लोग जाते हैं यहाँ, और उन मजबूर लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते इलाज कराने के जिससे कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य को बचा सकें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है और आपको बताना है कि आपको सरकार से क्या मांग करनी चाहिए। आप अच्छी स्वास्थ्य की मांग करनी चाहिए, आपको अपनी शिक्षा की मांग करनी चाहिए, अच्छी सड़कों की मांग करनी चाहिए। लेकिन ये मांग ना करके कहां कहां की क्या क्या मांग करते रहते हैं, और सरकार सालों साल लोगों का, जनता का इधर उधर से उसे घुमाती रहती है। दोस्तों, जाते जाते उत्तर प्रदेश के हैं अमरोहा जिले के जोया, एक कस्बा लगता है, वहां के रहने वाले हैं आरिज सेफी। आज जो है इन्हें प्यार से प्रधान भी बोलते हैं। आज इनका जन्मदिन है। आरिज सेफी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।